मैं पहले पैनल को मंच पर बुलाने जा रहा हूं। स्वागत करता हूं डॉक्टर गजेंद्र नारंग। आप एमडी हैं टीआरएस प्रॉपर्टी मॉल बाय टोटल रियलिटी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। डॉक्टर गजेंद्र जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा रविंद्र शर्मा जी को। प्लीज, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ऑटो सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, प्लीज आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर श्री बालाजी ग्रुप, मिस्टर मनीष तिवारी, आप हैं चेयरमैन श्री बालाजी ग्रुप के। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। इन शख्सियतों से हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं, पूछने वाले हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी कोमल गंगवार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वो मंच पर आएं और मेरे साथ सहभागिता निभाएं, जुड़ेंगे, सवाल भी पूछेंगे। बिल्डिंग न्यू इंडिया मध्य प्रदेश चैप्टर, आज बारी है बहुत कुछ सीखने की। आज बारी है सरकार सिस्टम के तहत समाज के लोग किस तरह से समन्वय बिठाकर काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो चुनौतियों को पार करते हुए, चैलेंजेस को पार करते हुए आसमान छू रहे हैं। ओवर टू यू कोमल, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। शुक्रिया दिव्यांश, और मैं चाहूँगी आप भी आएँ, ज्वाइन करिए ताकि हम इन सवालों के सिलसिले को शुरू कर सके। क्योंकि हम न्यू इंडिया की जब बात करते हैं, बिल्डिंग न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो हर क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जैसे कि मेरे सहयोगी दिव्यांश ने भी बताया, उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, सरकार ने कितना अपना सहयोग दिया और हमारे जो उद्योगपति हैं वो कितना क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर गजेंद्र जी आपसे। मध्य प्रदेश तेज़ी से विकास कर रहा है, ऐसे में अगर हम रियल एस्टेट के भविष्य की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपना करियर बना लेते हैं इसी क्षेत्र में, या रियल एस्टेट को लेकर कई सारी धारणाएं। अगर भविष्य को लेकर बात करें तो कैसा भविष्य देखते हैं? सभी को नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश का रियल एस्टेट में बहुत ही उज्जवल भविष्य देखता हूँ। कारण यह है कि यहाँ पर बहुत सारी टीयर 2 सिटीज़ हैं, जिसमें बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और जिस तरह के रेट्स बड़ी सिटीज़ में बढ़ गए हैं और जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, जो कि हार्ट ऑफ द हमारे भारत में बसता है, सेंटर में है, चारों तरफ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर कुछ हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और अच्छी हो जाएं, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाएं, और कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो कि गवर्नमेंट की साइड का है, अगर वो और अच्छे से डेवलप हो जाता है तो बहुत ही जल्द मैं देखता हूँ कि हमारी भी ये सिटीज़ जो हैं, जिसमें 5 सिटीज़ मेनली मुझे लगती हैं कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रायपुर, जबलपुर आता है। तो अगर इनको बहुत ही अच्छे से सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो जल्दी हम देखेंगे कि इन्हीं में से कोई बेंगलोर, कोई हैदराबाद, कोई मुंबई, कोई दिल्ली जैसा ग्रो करेगा। जी, यही तो खास बात होती है कि आपके जरिए ना एक बड़ा अच्छा संदेश जाता है। करना क्या क्या है। रविंद्र शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक कंपनी की शुरुआत होती है, शुरुआत में मुश्किलें भी होती है। उन मुश्किलों को लेकर आपने क्या क्या कदम उठाए, चैलेंजेस को कैसे पार किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आज की नौजवान पीढ़ी है समझ में आए सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है और मैं ऑटोसिस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो मैं इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया, इसके बाद एमटेक किया। देन फिर हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम चालू किया था 2007 से लेकर 2017 तक। तो ये जो आपका पंचलाइन है, आज का जो हेडलाइन है बिल्डिंग न्यू इंडिया, तो बेसिकली इसका ही कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़े। हमारा जो एम था इस अपनी इंडिया को बिल्डिंग एक न्यू इंडिया बनाने का, मतलब सबसे पहले हमने पहला चैलेंज ये लिया कि हम मतलब 2007 में जब भी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद ऑटोमेशन का एक अलग दौर आया था। मतलब हर इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन की ज़रूरत थी, इंडस्ट्री ऑटोमेशन हो रहा था, सारे प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो रहे थे। और इंदौर में या पूरे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कहीं पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा लिया कि चलो एक कंपनी खोलेंगे
जहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ऑटोमेशन होगा, हमारे लोकल लोग करेंगे। पहले ऑटोमेशन जो होता था वो बाहर से चाइनीज़ कंपनी, जापानीज़ कंपनी, जर्मन कंपनीज आके अपना सेटअप डालती थी। हमने एक टारगेट लिया कि हम हमारे प्रदेश में ये फैसिलिटी शुरू कर सकते हैं, और हमने उसको एम लेकर के अपनी कंपनी चालू की। हमारी कंपनी का नाम है ऑटोसिस, दैट मीन्स ऑटोमेशन सिस्टम्स। तो हमने अपना जैसे ही काम चालू किया तो बहुत बदलाव आया। बहुत सारे हमारे जैसे लोग धीरे धीरे आने लग गए। हम लोगों ने पैरेलली 2 काम करे। हम ऑटोमेशन तो प्रोवाइड करते थे, साथ में हम चाहते थे कि यूथ भी आगे बढ़े, इस फील्ड में लोग चाहिए सर्व करने के लिए। तो हमने एक ट्रेनिंग सेंटर भी चालू किया। तो हम ऑटोमेशन करते थे इंडस्ट्रीज़ में, टर्न की प्रोजेक्ट करते थे, साथ ही साथ में लोगों को एजुकेट भी करते थे। तो एजुकेशन का लेवल ये रहा कि सेंट्रल इंडिया की हम बिगेस्ट कंपनी बन गए 2017 तक। सिर्फ 10 सालों में हमने ऑटोमेशन के फील्ड में बहुत काम किया, लोगों को अवेयर किया, और लोग आज बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो सीख के गए हैं वो खुद ही एंटरप्रेन्योर बने। बहुत सारी कंपनियाँ हमारे स्टूडेंट्स चला रहे हैं, और हमारी खुद की कंपनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ऑटोमेशन कंपनी बनी 2017 में। लेकिन जैसे हमने फील किया कि हमने एक टारगेट तो अचीव कर लिया है, इस फील्ड में लोगों को आगे बढ़ा दिया है, अब ज़रूरत है एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने की। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ जो आगे बढ़ना शुरू हुई 2017 के बाद ज़्यादा चालू हुई, IT कंपनीज और ये सारी चीज़ आना चालू हुई। तो हमने फील करा कि अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने एक नया कदम उठाया, एक नई कंपनी चालू की सोलर के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने 2016 नवंबर में एक पॉलिसी लॉन्च की थी, नेट मीटरिंग पॉलिसी, जिसके तहत लोग सोलर लगा के अपनी जो भी बिजली बनती है वो ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, और उसको कंपनसेशन मिल जाता है, और यदि ज़्यादा बिजली बनाते हैं उसके पैसे भी मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनते से ही हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होते से ही हमने बिजनेस टर्न किया, एक नया बिजनेस चालू किया सोलर इंडस्ट्री में। और 2017 में हमने बहुत कोशिश की, पर अवेयरनेस कम थी। गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसी लॉन्च की थी, कोई प्रोग्राम ऐसे नहीं होते थे। तो धीरे धीरे हमने बहुत स्ट्रगल किया उस समय इस सोलर इंडस्ट्री को बनाने के लिए, और आज आप देख सकते हैं MP में हम नंबर 1 कंपनी है। अभी हमको मिंटो हॉल में अवार्ड भी दिया था हमारे माननीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो हैं और ऊर्जा मंत्री मिनिस्टर साहब, एज अ टॉप या मैक्सिमम सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी इन मध्य प्रदेश। तो इस बीच में हमने बहुत सारे प्रयास किए। हमने इसमें भी लोगों को एजुकेट किया, ट्रेन किया। पैरेलल हमारे कॉम्पिटिटर आए, लेकिन हमारा बिजनेस और बढ़ता गया क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। तो ऐसे करते करते आज हमारी कंपनी ऑटोसिस पूरे मध्य प्रदेश में सबसे टॉप कंपनी है। और साथ ही साथ में हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ सप्लाई चेन का बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब हम EPC की तरह काम करते थे। मतलब हम किसी से मटेरियल खरीदते थे, हमारी टीम होती थी, इंस्टॉल करती थी, आफ्टर हम सर्विस करते थे। हमने चैलेंज फेस किया है कि इसमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी का इशू है। तो हमने एक पैरेलली और 4-5 साल पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस चालू किया ऑटोसिस एनर्जी के नाम से, जिसमें हम नोवासिस कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमने फिर लेटर ऑन अभी एक इंडिया का सबसे हाईएस्ट वॉट पीक सोलर पैनल 720 वॉट में आया है। हमने फिर अवाडा कंपनी लिया, फिर ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, रेडियस, सो मेनी कंपनीज के हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया, और हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हमारे पैरेलल काम करने वाले लोगों के लिए। किसी के लिए मटेरियल की जो शॉर्टेज होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये सिस्टम डेवलप करा। तो हमने EPC का काम चालू किया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू किया, और इसके बाद लास्ट ईयर हमने चूँकि सोलर लगा दिया, मटेरियल मिल गया, सारा चीज़ हो गया, क्लाइंट को सर्विस कैसे मिले उसके लिए हमने एक सर्विस के लिए मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जो इंडिया का फर्स्ट ऐप है जिसमें आपको सोलर से रिलेटेड किसी टाइप की कोई सर्विस चाहिए। किसी ने सोलर लगाया और वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई कंपनी ऐसे होता रहता है बिजनेस में, उसको सोल्यूशन चाहिए, सर्विस चाहिए, तो वो अपनी ऐप के थ्रू बुकिंग कर सकता है। उसको क्लीनिंग सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस, किसी भी टाइप की सर्विस चाहिए उसको इजीली अवेलेबल रहती। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ये रहा है कि हर चीज़ को पहले करना है। ऑटोमेशन में हम फर्स्ट थे, इसी तरीके से हमने सोलर इंडस्ट्री में भी हम फर्स्ट पे आए और इंडस्ट्री को अच्छे लेवल पे लेके गए। हम सबका सहयोग करते, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं उसके लिए पॉलिसी मेकिंग सबसे लेकर सब करते।
फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान है अब सर आपके पास? बिल्कुल, फ्यूचर के लिए अगले सवाल के साथ मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मैम, मनीष तिवारी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सर, विकसित भारत की हम बात करते हैं तो लगातार भारत इस लक्ष्य की ओर अग्रसर है और इसी के साथ ही कई सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट अगर सेक्टर की मैं बात करूं, कई सारे परिवर्तन हो रहे होंगे, तो ये परिवर्तन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? डेफिनेटली बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तनों की बात करने के पहले मैं अपने ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष तिवारी है, मैं चेयरमैन हूँ श्री बालाजी ग्रुप का। श्री बालाजी ग्रुप रियल एस्टेट में काम करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कॉलोनियों का डेवलपमेंट करता है और रियल एस्टेट में इंदौर में पिछले 28 सालों से काम कर रहे हैं हम लोग। मेरा नज़रिया जो है वो ये है कि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर नए तरीके से इस इंडस्ट्री को देखना चाहिए। हमारा जो भवन निर्माण के जो तरीके हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और उनमें बहुत गुंजाइश की ज़रूरत है। और जो नई जनरेशन आ रही है, अच्छी बात यह है कि ये नई जनरेशन इस बदलाव को महसूस कर रही है और इस बदलाव को लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। जैसा अभी नारंग जी ने बताया, इन एमपी की खासियत है कि एमपी की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे परिवर्तन डेफिनेटली बिल्डिंग न्यू इंडिया में हमें बहुत मदद करेंगे। मेरा रुख ये है कि सरकार को ज़्यादा सहयोग करना चाहिए रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट को अभी भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है। बहुत सारी मजबूरियां आती हैं जब हम अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। उद्योगों के लिए बहुत सारी नीतियां हैं, औद्योगिक विस्तार के लिए, लेकिन रियल एस्टेट के विस्तार के लिए नहीं है। उसके लिए हमें कई जगहों पर जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमें परियोजनाओं की परमिशंस लाने में जो समय लगता है ये कम होना चाहिए, पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, समयबद्धता बढ़नी चाहिए और यही टिकाऊ प्रगति होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लाभ छोटे से छोटे आदमी को मिलना चाहिए। तो ये परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, ये होते हुए भी देख रहा हूँ और इसमें शायद सरकार हमारी मदद करे तो हम बेहतर नतीजे दे सकते हैं। मनीष जी, मैं शुरू में कह भी रहा था कि जो आज है कल और बेहतर हो, उसके लिए उम्मीदें भी होती हैं, बदलाव भी ज़रूरी है। गजेंद्र जी, हर्षिता स्मार्ट सिटी बहुत चर्चाओं में है। 5-10 साल पहले की जब हम बात करते थे, होम बायर्स जब अपने आशियाने को देखना चाहते थे जिस तरह से, उनकी सोच में, उनके ख्यालों में बहुत बदलाव आ चुका है। तो उस बदलाव के दौर को आपने बतौर चैलेंज तो एक्सेप्ट किया, लेकिन ज़मीन पर कैसे उतारा? आज जब हम सपने के आशियाने की बात करते हैं तो उससे खूबसूरत शक्ल आप कैसे दे रहे हैं? हर्षिता स्मार्ट सिटी ख्यालदास ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट है और हमारे ग्रुप के जो प्रमोटर हैं चंद्रलाल चंदानी जी, उनके बेटे नितिन जी, उनकी बिटिया हर्षिता है। तो इस तरह से इसका नाम दिया। और जब आप किसी बिल्कुल दिल से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम किसी को दे देते हो तो आप पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में उसको अच्छे से अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हो। कुछ उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को लेकर इस तरह से थे कि 25 एकड़्स का ये प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट हमारा 11 मील से लगभग 5.5 किलोमीटर पर भोजपुर रोड पर स्थित है। और इसमें ख्याल ये था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो मिड सेगमेंट के हैं या अपर मिड सेगमेंट के हैं, उनको एक अच्छा घर सारी एमिनिटीज़ के साथ और बहुत ही अच्छी सारी परमिशंस लेते हुए मिले। इस ख्याल को साक्षात करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा आयाम दिया गया। और जो आपने बात करी कि आज से 10 साल पहले और 5 साल पहले जो थॉट प्रोसेस होती थी किसी कस्टमर की, आज उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो टाउनशिप का पूरा कल्चर आ गया है, इसके अंदर मेजर डिफरेंस वही है कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि सिक्योर्ड कैंपस हो, पूरा प्रॉपरली अंदर गार्डन्स हों, एमिनिटीज़ हों सारी, और एक जो वातावरण में जो ऑक्सीजन कम होता जा रहा है तो वहाँ पर उन्हें सांस लेने की अच्छी जगह मिले, पर्यावरण बहुत अच्छा हो, प्लांटेशंस हों, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी जगह मिले उन्हें। इस तरह की सारी चीज़ें जो कि एक जब व्यक्ति घर पर आ जाए शाम को
और उसके बाद वो कट ऑफ हो जाए उन सभी स्ट्रेस और टेंशन से जिसको कि वो दिन भर झेलता आ रहा है, और वो वहाँ पर एक नेचुरल वे में अपनी लाइफ को एंजॉय करे। वहाँ पर सारी एक्सरसाइज, टेम्पल, गार्डन, प्लांटेशन, सभी चीज़ें जो हैं उसके अंदर उपलब्ध हों, और साथ में पूरी तरह से वो लीगल हो, सारी परमिशंस कंप्लीट हो। इस तरह का ये प्रोजेक्ट है जो कि लगभग बन के अब पूरा तैयार हो चुका है और काफ़ी सारा सोल्ड ऑफ भी हो चुका है जी। बहुत खूब। अब सवाल मेरा रविंद्र जी आपसे रहेगा। भारत में सौर ऊर्जा को लेकर अगर मैं सवाल करूं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो गति बढ़ाने के लिए और भी चुनौतियां होंगी, तो क्या क्या मुख्य चुनौतियां लगती हैं कि इस रफ्तार को और बढ़ाया जाए? देखा जाए तो ये हमारा सेक्टर ऑलरेडी अच्छी गति में है, और इंडिया की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी फुलफिल कर रहा है। हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ में जो पेट्रोलियम के लिए है, गैसेस के लिए है, उसको कंपनसेट करने का अपने पास एक ही ऑप्शन है, जो नेचुरल रिसोर्स डेली आता है। भगवान सूर्य नारायण रोज़ आते हैं और रोज़ एनर्जी देके जाते हैं, उसको कैप्चर हम कर लें, यही हमारा एक ज़रूरत है। तो सोलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इजीली टू इंस्टॉल है और कहीं पर भी लग जाएगा, तो इसको हर लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। वो समय अलग था जब हम लोगों ने शुरू किया था, अभी बहुत अच्छी अवेयरनेस है, सरकार बहुत सपोर्टिव है, अच्छे अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं, बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अभी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ चैलेंज ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी चेंज होता है बार बार, तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। मतलब ये मान लीजिए कि हम हर 15 दिन में, 1 महीने में, कभी 2 महीने में कुछ ना कुछ नया पॉलिसी चेंज आ जाता है कि अब इस टाइप के DCR पैनल लगेंगे, अब नॉन DCR पैनल लगेंगे, फिर वापस रिवाइज हो जाता है कि अब नहीं, वापस अब नॉन DCR लगा सकते हो। तो ये जो पॉलिसी में जो स्टेबिलिटी है ना, वो हो जाए तो बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम सब लोग हम तैयार हैं, हमारी कंपनी ऑटोसिस तैयार है, हम पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल से लेकर के इंस्टॉलेशन से लेकर सर्विस तक का सारा सेटअप हमारे पास है, तो लोगों को कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हम भी हमारे लेवल पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जिससे कि इस फील्ड को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर सके। और जो गवर्नमेंट का वो टारगेट है नेट जीरो बाई 2070, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री बनना चाहता है जो 2070 में किसी देश से आयात नहीं करेगा किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, गैस का। तो हमारे पास वो नहीं है, तो हम चेंज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल बसेस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, और साथ में सोलर और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेस है, जैसे हाइड्रोजन आने वाला है आगे समय में, विंड एनर्जी, सारी चीज़ें, तो इससे हम लोग अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। मनीष जी, आप जिस सेक्टर में हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। मैं 2 वर्ड फोकस करूंगा और प्लीज़ एक मैसेज आपके थ्रू सोसाइटी में जाए, इनोवेशन और क्वालिटी। एक्चुअली ना आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनोवेशन और क्वालिटी 2 बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आप पहले इनोवेट करेंगे और फिर उसमें क्वालिटी डेवलप करेंगे, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों हमेशा पैरेलल चलती हैं और इन्हें पैरेलल ही चलना चाहिए। अगर ये पैरेलल चलेंगी तो ही आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने कहा इनोवेटिव, यस, रियल इस्टेट बहुत इनोवेटिव होते जा रहा है। ये आपको बिल्डिंगों के फ्रंट फैसाड, आर्किटेक्चर में, डिज़ाइनिंग में जो मटेरियल की क्वालिटी यूज़ हो रही है, उसमें ये सब चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी, बहुत आइडेंटिकल हैं। और इसी से हम ये मानते हैं कि हम चीज़ों को आधुनिक कर रहे हैं, चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं, चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इनोवेशन तो हमेशा अपनी जगह रहना ही चाहिए, इनोवेशन हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ इनोवेशन के नाम पे करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्वालिटी इज़ क्वालिटी। जैसे रियल इस्टेट में बोलते हैं कि रियल इस्टेट में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो लोकेशन, पहली भी लोकेशन, दूसरी भी लोकेशन, तीसरी भी लोकेशन। बट अदर देन लोकेशन, क्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट है। और क्वालिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह का पैसा रियल इस्टेट में एक आम आदमी आकर लगाता है, मैं निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, निवेश एक बहुत ही अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए जब कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है, वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, उसे क्वालिटी तो मिलना ही चाहिए।
और उसे इस तरह की क्वालिटी मिलनी चाहिए कि फर्दर अगर कोई रिनोवेशन की ज़रूरत पड़े तो जो काम करा है वो उस इनोवेशन को इजीली अडेप्ट कर ले। तो मेरे ख्याल से चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मेरा विश्वास तो दोनों चीज़ों में है सर, इनोवेशन और एज यू सेड अनदर थिंग क्वालिटी, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। गजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा अगला, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम रियल एस्टेट को लेकर बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय और वैश्विक अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो उसको आकर्षित करने के लिए, यहाँ लाने के लिए किस लेवल पर काम किया जा रहा है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कदम गवर्नमेंट भी उठा रही है, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जिसमें नरेटको है, CII है, फिर क्रेडाई है। रियल एस्टेट के लिए हम अगर स्पेसिफिक बात करें तो सभी के प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स में। अभी हमने एक बहुत बड़ा इवेंट एसोसिएशन ऑफ इंदौर रियल्टर्स का किया था, जिसमें देश भर से काफ़ी सारे निवेशक भी आए थे और काफ़ी उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के डेमो डिस्प्ले वगैरह हुए थे। तो इस तरह के एक तो बहुत सारे कार्यक्रम लगातार इस स्तर पर होते आ रहे हैं, जिनके अंदर हमारे मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। परंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि ब्रांडिंग की अभी भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की साइड से अगर हम रियल एस्टेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर हम जैसे निवेशकों के पास जाते हैं तो इस तरह से स्पेसिफिक अगर कोई रोड शोज़ वगैरह किए जाएँ और मध्य प्रदेश को भी इस तरह से पिच किया जाए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इफ़ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, और अगर जिस हिसाब से अभी हमारा एक पूरा रियल एस्टेट लिटरेसी मीट CII का बेंगलोर में था, तो जो GCCs होते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी जो फ्लोर प्लेट्स होती हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट आप अगर देख रहे हैं तो जो गुड़गांव बेंगलोर में जो बड़ी कंपनीज आती हैं उसके रीजंस होते हैं, और उन रीजंस को हमें आइडेंटिफाई करके वो सारी ही चीज़ें, जैसे अभी तिवारी साहब ने बोला कि परमिशंस में अगर हमें टाइमली मिल जाए, सिंगल विंडो हो जाए, TNC डाइवर्शन और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का इसको नहीं मिला हुआ है रियल एस्टेट को, तो इसलिए टाइम लगता है और उस समय के कारण ये जो कमिटमेंट्स हैं बड़ी कंपनीज को वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े रोड शोज़ और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत आवश्यक है कि अगर हम इस तरह की कंपनीज को यहाँ बुला रहे हैं तो जो कम्यूटिंग है वो बहुत अच्छा हो, मेट्रोज़ वगैरह जैसे अभी स्टार्टिंग होने वाला है, तो जहाँ पर भी, क्योंकि डेवलपमेंट अब सिटी के अंदर नहीं होगा, थोड़ा बाहर होगा, तो जब बाहर होता है तो वहाँ तक पहुँचने के रास्ते, वहाँ कैसे पब्लिक पहुँचेगी, क्या होगा, और विशेष रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट उन तकनीक को लेकर आएगी जिससे कि वे लोग जो कि मध्य प्रदेश से बाहर गए हुए हैं जॉब्स के लिए, तो उनका सबसे पहला काम यही होगा कि क्यों ना हम हमारी खुद के प्रदेश में या खुद की सिटी में ही आकर काम करें। तो बहुत सारा इन्फ्लो इस तरह से आएगा और निश्चित तौर पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य इस तरफ कर भी रही है और निकट भविष्य में हम मध्य प्रदेश को काफ़ी ऊंचाइयों पर इस भी सेक्टर में देखने के लिए इच्छुक रहेंगे। अभी हमने ये सीखा कि चैलेंजेस कितने भी आए लेकिन पॉजिटिव अप्रोच वो मेंटेन रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग। ये नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो कर रहे हैं कल और बेहतर करें, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।